नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे करें, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में हमें चेक करने अपने सस्पेंस अकाउंट। जो हमारा ये सस्पेंस अकाउंट होता है, इसमें कोई बैलेंस अवेलेबल तो नहीं है। जब भी हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे तो हमें सस्पेंस अकाउंट चेक करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे इसमें सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है, ये हमारे सभी सस्पेंस अकाउंट है। तो आपके जो सस्पेंस अकाउंट है इसमें कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे डाटा में है 1,55,512 रुपये के। तो आपको करना क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो अपने ओनर से पूछकर सभी सस्पेंस को क्लियर कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है आपको। दूसरा, ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। कैसे करना है? जो आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी, ठीक है, या डाटा होगा प्रीवियस ईयर का, उससे आपको चेक करना है एक एक अकाउंट को कि आपका इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैच है या नहीं है, ठीक है। और अब उसके बाद अब हम एक एक अकाउंट्स को इसमें फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए इंडिविजुअल फर्म है तो इसमें प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। और ये जो फर्म है ये प्रोप्राइटरशिप ही है। इस फर्म में प्रोप्राइटर ने या तो अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया होगा, या कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, या इसमें पर्सनल यूज़ के लिए जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं वो किए होंगे, ठीक है। वो आपको एक एक एंट्री को चेक करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री गलत ना की गई हो, ठीक है। अब सपोज दैट इसमें आपने किसी और की पेमेंट कैपिटल से कर दी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लोन एंड लायबिलिटी सिक्योर्ड लोन्स में। इसमें हमारे दो लोन चल रहे हैं, एक तो HDFC बैंक से और एक PNB बैंक से। अब इसमें आपको क्या करना है सिक्योर्ड लोन में? अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हर महीने जो लोन की EMI की पेमेंट हुई है, ठीक है, 52,736 रुपये की यहाँ पर हुई है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा लोन यहाँ पर रिसीव हुआ और इसकी EMI भी हमने पे की 1,03,996 रुपये की। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो लोन में दिखा देते हैं, जैसे कि हमने दिखाई हुई है, ठीक है। लेकिन एंट्री ऐसे नहीं होती। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर कैसे करते हैं? अब ये जो हमने एक एंट्री की है ये तो हमने सारा का सारा लोन में दिखा दिया, तो जिससे हमारा क्या हुआ, लोन हमारा कम हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको रीपेमेंट शेड्यूल लेना है। उसमें क्या होता है, एक तरफ प्रिंसिपल अमाउंट होती है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट अमाउंट होती है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी किस में जाएगी, वो हमारी सिर्फ किस में जाएगी, लोन में। बाकी जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चली जाएगी, इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको रीपेमेंट शेड्यूल लेना है और इसको सेपरेट अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग शो करके दिखानी है। क्लियर? अब जैसे कि हमारा इसमें लोन था HDFC बैंक से और PNB बैंक से, तो जितने भी आपके लोन होंगे आपको ऐसे ही करना। अब उसके बाद है करंट लायबिलिटी। अब इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में आपको अपने GST पोर्टल से और बुक्स में जो इनपुट आउटपुट है वो उसको चेक करना है। किससे? GST पोर्टल से, कि आपका कहीं भी या किसी भी मंथ में कोई मिसमैच तो नहीं है। यदि है तो आपको उसे करेक्ट कर लेना है। किसके अकॉर्डिंग? एज पर GST पोर्टल, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो GST के अकॉर्डिंग ही करेक्ट माना जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको GST पोर्टल से अपने इनपुट और आउटपुट को चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में क्या करना होता है, अब जैसे कि हमारी इसमें सप्लायर्स है, तो किसी का बैलेंस डेबिट है, किसी का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट है। तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे,
इसके लिए आपको अपने सप्लायर से अकाउंट स्टेटमेंट लेनी है। लेने के बाद एक एक एंट्री मैच करनी है और सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सप्लायर से अकाउंट स्टेटमेंट मंगानी है और एक एक एंट्री को चेक करना है और आपका बैलेंस बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको ऐसे करना है। अब उसके बाद ऑडिट फ़ी पेबल है। अब जैसे कि हमारी 40,000 रुपये की इसमें पिछले साल की ऑडिट फ़ी है, जो कि अभी हमने पेमेंट नहीं की है या की होगी तो अभी हमारा वो सस्पेंस में होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जब आपका ऑडिट होगा इस साल का यानी कि करंट ईयर का 21-22 का, तो आपको इसमें 40,000 या 50,000 जितनी भी ऑडिट फ़ी होगी उसकी पेबल की एंट्री इसमें करनी है। ठीक है, तो अब है सैलरी एंड वेजेस पेबल। अब ये क्या है, जब हमने पिछले साल की अपनी बैलेंस शीट को फाइनल किया था तो उसमें कुछ खर्चे ऐसे थे जो हमारे इस साल में हुए, यानी कि 20-21 की जो बैलेंस शीट थी उसकी पेमेंट किस में होनी थी, 21-22 में। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो हमारे नेक्स्ट ईयर में होने थे तो वो थे हमारे 71,994 रुपये। ठीक है, तो इनका क्या करना है, इनकी हमें पेमेंट करनी थी जो कि अभी तक इसमें हमारी नहीं हुई है, यहाँ पर पेबल ही आ रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, तो इसमें जो एक्सपेंसेस पेबल हैं इसकी पेमेंट करनी है। यदि आपने पेमेंट कर दी है तो आप इसको चेक कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एसेट साइड। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स में आपको क्या करना है, अब जैसे कि हमारा एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, तो इसमें आपको ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। ठीक है, जैसे कि एसी है, एसी पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एज पर इनकम टैक्स रूल। ऑफिस इक्विपमेंट है, इस पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फ्लैट एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है, कंपनीज एक्ट किस में होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आपको क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। अब उसके बाद है करंट एसेट्स, अब इसमें है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर उसके बाद है लोन एंड एडवांसेस। अब आपने जिनको भी एडवांस पेमेंट की हुई है, जिनको भी आपने एडवांस पेमेंट की हुई है या लोन दिया हुआ है, तो वो आपको एक एक एंट्री चेक करनी है। इसमें आपसे कोई गलत एंट्री तो इसमें नहीं डल गई है। ठीक है, तो आपको लोन एंड एडवांसेस को फाइनलाइज करना है। कैसे करना है, चेक करके, बिल्कुल आपके करेक्ट होने चाहिए। अब उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के अकाउंट फाइनलाइज कैसे करें, तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मेथड है, जैसे कि मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स में बताया था ऐसे ही सन्ड्री डेटर में करना है। अब आपको करना क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो सन्ड्री डेटर्स होंगे, उनसे अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेनी है और एक एक एंट्री को मैच करना है और सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस और आपका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कैश इन हैंड पर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका जो कैश है ये नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डेबिट आ रहा है, और यदि ये बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा तो आपका जो कैश है वो नेगेटिव पहुँच जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 31 मार्च से पहले कैश विड्रॉल कर लेना है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कितना करना है, तो आपको एक एज्यूम कर लेना है कि आपको कितने खर्चे कैश में दिखाने हैं या कैसे पेमेंट की है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको कैश विड्रॉल कर लेना है। आपका ये जो कैश है ये नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट्स है। अब बैंक अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है, आपका क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसका प्रॉपर आपको रिकॉन्सिलेशन तैयार करना है। ठीक है, करने के बाद जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच होना चाहिए किससे, बैंक स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद इसमें है टीडीएस। तो टीडीएस, ये हमारा जो टीडीएस है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का। तो हमें करना क्या है, जो हमारा टीडीएस या टीसीएस होगा पिछले साल का, उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है,
अब ये तो हो गया अकाउंट्स फाइनलाइजेशन बैलेंस शीट का पार्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। अब जैसे कि हमारा सेल अकाउंट है, सेल में भी क्या करना है आपको, जीएसटी पोर्टल से मैच करना है, आपकी सेल मिसमैच तो नहीं है, ठीक है। ऐसी परचेज को आपको मैच करना है जीएसटी पोर्टल से, आपकी परचेज मिसमैच तो नहीं है। अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हमारा इसमें है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस जो होते हैं ये हमारे बैंक से होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपसे कोई गलती से बैंक चार्जेस में कोई मोटी अमाउंट तो इसमें ऐड नहीं होगी है। कभी कभी क्या होता है जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो गलती से हमारी बैंक चार्जेस में भी कोई अमाउंट डल जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे अप्रैल में 365 रुपये 80 पैसे बैंक चार्जेस है, फिर 274, फिर 244, 590 है। तो मतलब कि एक फिगर चलती हुई आ रही है लमसम, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इसमें 5000 रुपये ऐड हो जाएं कहीं से, तो वो आपको चेक करना है कि वो अमाउंट कहाँ से आई है, क्योंकि गलती से भी हमसे क्या होता है बैंक चार्जेस में डल जाते हैं कभी कभी। तो आपको करना क्या है, अकाउंट फाइनलाइज में इसको चेक करना है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये आपको चेक करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेट एक्सपेंसेस हैं, तो ये खर्चे आपको चेक करने हैं। फिर लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल के एक्सपेंसेस होंगे, जो उनके बिल होंगे वो आपको चेक करने हैं, और कितनी पेमेंट हमने कर दी है वो आपको चेक करना है। मेडिकल एक्सपेंसेस। तो कुल मिलाकर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सभी को आपको अकाउंट्स फाइनलाइज करना है एक एक चेक करके, ठीक है। तो इस प्रकार हम अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं, जिससे कि हमें सटीक और करेक्ट अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन देख सकें या बना सकें। तो अकाउंट्स फाइनलाइजेशन क्या होता है, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन से हमें बैलेंस शीट की एक्चुअल में करेक्ट पोजीशन क्या है वो पता चलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।